हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11 जीव विज्ञान में हम चैप्टर 4 प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकरण का आधार टॉपिक पढ़ रहे थे। वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार संगठन के आधार पे समिति, द्विकोरकी, त्रिकोरकी, प्रगुहा और खंडी भवन के आधार पर और पृष्ठरज्जु के आधार पर हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण के अलग अलग आधार होते हैं। और भी कई आधार हैं, लेकिन मुख्य आधार इसमें बात की गई है। ओके, किसी भी प्राणियों को आप जब छांटेंगे, उनको कैटेगरी वाइज रखेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आपके घर में खूब सारे बर्तन, जूते, चप्पल, पेन, पेंसिल सब कुछ मिक्स करके रख दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? उनका वर्गीकरण करेंगे। कैसे बढ़ेंगे? समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर। तो समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण का आधार जो है वो अलग अलग इसमें दिया गया है। संगठन के आधार पर कोशिकीय हो सकता है, उत्तकीय हो सकता है। कोशिकीय तो हमने पढ़ लिया, मोनेरा। तो उत्तकीय हो सकता है, अंग स्तर का हो सकता है, अंगतंत्र स्तर का हो सकता है। ओके, समिति के अंदर हमने पढ़ा था, समिति के अंतर्गत असमिति, अर्य समिति, द्विपाद समिति। ओके, उसी प्रकार हमने द्विकोरकी और त्रिकोरकी पढ़ा था, जिसमें भ्रूण का जो कोशिका स्तर होता है वो 2 स्तरों का, 2 कोशिकाओं का बना होता है और 3 कोशिकाओं का बना होता है। 2 कोशिकाओं का बना हो तो द्विकोरकी, ओके, और 3 का बना हो तो त्रिकोरकी। 2 स्तर का बना होता है तो वो बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, और 3 होता है तो बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा के मध्य में आ जाती है मीजोडर्म। प्रगुहा, सिलोम, इसके आधार पर मैंने आपको प्रगुहा जिनमें है और जिनमें नहीं है, उनके आधार पर आपके उदाहरण भी इसमें दिए थे। आज इन्हीं जानवरों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं कि ये प्राणी कैसे हैं और किसके आधार पे। अच्छा, कूट गुहा, एस्केला हेलमिंथिस, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कूट गुहा किस एक फाइलम के अंदर, किस एक संघ में उपस्थित है। एस्केला हेलमिंथिस, कूट गुहा इनमें ही होता है। ओके, तो आज हम ले रहे हैं उसी प्रकार खंडी भवन, पृष्ठरज्जु, और आज हम ले रहे हैं कुछ मौलिक लक्षण के आधार पर प्राणी जगत का जो वर्गीकरण दिया है उसका एक चार्ट दिया हुआ है। ओके, तो आज हम वो चार्ट ले रहे हैं, आज हम वो चार्ट बनाएंगे, लाइन स्केच जिसे बोल सकते हैं, रेखा चित्र। ओके, तो आज हम रेखा चित्र से पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको अलग अलग प्राणियों के लक्षण बताऊंगी कि क्या क्या लक्षण कुछ प्राणियों, जो प्राणी हम पढ़ रहे हैं, जो संघ पढ़ रहे हैं, उन संघ में रखने के लिए, जिन प्राणी को उन संघ में हम रखते हैं, उन प्राणियों के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। ओके, तो पहले हम एक रेखा चित्र करते हैं। रेखा चित्र से आप काफ़ी मदद मिलेगी आपको समझने में। ओके, तो वर्गीकरण के आधार के बेस पे हम एक रेखा चित्र बना रहे हैं। इस रेखा चित्र से आपको संघ को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। जगत हमें पता है एनिमेलिया होती है। जगत, कौन सी जगत हम पढ़ रहे हैं? एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम जगत के बाद वाली चीज़ें लिख देते हैं। जगत के बाद वर्गीकरण का पहला हमारा आधार क्या था? संगठन के आधार पे। ओके, तो संगठन के स्तर। ओके, उसके बाद लिखते हैं समित। तो समिति क्या थी? अर्य समित है या एक व्यास समित है, द्विपाद समित है, ये देख लेते हैं। ओके, फिर प्रगुहा के आधार पर, और संघ, कौन से संघ आएंगे। ओके, नेक्स्ट है संघ। ओके, तो चलिए बांटते हैं। सबसे पहले प्राणी जगत। प्राणी जगत में हम लिख देते हैं एनिमेला। आई यूज़ अ रेड पेन ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। ओके, प्राणी जगत यानी कि एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर, और यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, अच्छा, अगर संगठन के स्तर पे लें तो 2 स्तर, एक कोशिकीय स्तर, संगठन के स्तर पे लें तो 2 तरीके का।
एक कोशिका स्तर और एक उत्तक, अंग और अंग तंत्र। तो कोशिका स्तर लेते हैं पहले। कोशिकीय स्तर, और दो भागों में बांट दिया। दूसरा, वो सारे प्राणी को इसमें लिखेंगे जिनमें उत्तक या अंग तंत्र मौजूद है। ओके, उत्तक, अंग या अंग तंत्र उपस्थित है इसके आधार पर। चलिए कोशिका के आधार पर देखते हैं। कोशिका स्तर अगर लेते हैं, जिनमें कोशिका है उनमें समित नहीं होगा, प्रगुहा नहीं होगा, ये सब अनुपस्थित होंगे। तो सीधे से आप आ जाएंगे तो वो संघ हो जाती है पॉरीफेरा। कौन सा? सॉरी, पॉरीफेरा। ओके, अगर इसके आधार पे लेते हैं, कोशिका के आधार पे पॉरीफेरा, तो पहला यही आ गया एनिमेला, जिसके शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का है, पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा के लक्षण हम फिर बाद में आगे और पढ़ेंगे। अब लेते हैं दूसरा, कोशिका स्तर हो गया। अब उत्तक और अंग स्तर के आधार पे देखिए, अब उत्तक होगा और अंग होगा तो इसको काटा जा सकता है, या तो ये अरीय सम्मित होगा या द्विपार्श्व सम्मित होगा। तो चलिए अरीय सम्मित और द्विपार्श्व सम्मित में इसको विभाजित कर देते हैं। ओके, तो समिति के आधार पे ये दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा? सॉरी, रेड पेन से लिख देती हूँ, इट विल मेक अ डिफरेंस। अरीय और द्विपार्श्व। द्विपार्श्व आपको पता ही है, पिछली बार मैंने बताया था आपको, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा अगर किसी भी जंतु के शरीर को दो समान भागों में विभाजित करती है, किसी भी जगह से काट दो और दो समान भागों से विभाजित करती है, तो उसे अरीय सम्मित कहते हैं। इसका उदाहरण मैंने ओ से आपको बताया था, मध्य से कहीं से भी विभाजित करो तो दो समान भागों में, हर जगह से दो समान भागों में विभाजित करती है केंद्रीय अक्ष से। ओके, और द्विपार्श्व सम्मित मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी प्राणी के शरीर से यदि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा उनके शरीर को दो समान रूपों में बांटे, दायां आधा बायां आधा, दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है, उसे द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी पे अरीय सम्मित के बाद अरीय सम्मित के आधार पे जिनमें अरीय सम्मित होगा उनमें प्रगुहा नहीं है, तो अरीय सम्मित आगे इसी को बांट दीजिए। अरीय सम्मित के अंदर जो संघ आते हैं वो दो होते हैं, लिख देती हूँ मैं। पहला निडेरिया, सॉरी इट इज़ अ लार्ज पेपर देन द स्क्रीन से बड़ी पेपर है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। निडेरिया, ओके। सिलेंट्रेटा, ओके। टिनोफोरा, ओके। तो इनमें क्या कहेंगे आप? एनिमेला, उत्तक स्तर, अरीय सम्मित, ओके, ये दोनों संघ आ गए। इससे आपको याद करना टेबल बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, अब हम आ रहे हैं द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित के आधार पे अगर हम देखते हैं तो द्विपार्श्व सम्मित के आधार पे प्रगुहा होती है। मैंने आपको प्रगुहा तीन प्रकार का, प्रगुहा के आधार पे जंतुओं को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है, ये आपको पता ही है। ओके, तो सबसे पहले बिना गुहा वाला जिसको कहते हैं अगुहीय, फिर कूट गुहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लूँगी, नीचे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। कूट गुहिया, ठीक है। इनमें कूट गुहा होती है, ओके। गुहा जैसी स्थिति होती है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। ओके, आगे इन्हीं को बांट देते हैं। सॉरी, आई हैव टू यूज़ द रेड पेन, लेकिन मैंने गलती से ब्लैक यूज़ किया, लेकिन कोई बात नहीं। प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, इट इज़ थॉर, ओके, प्लेटी हेलमेंथिस।
ओके। दूसरा है कूट गुहा वाले, मैंने आपको बताया ये एमएससी लेवल तक पूछा जाता है, किसमें कूट गुहा किस संघ में उपस्थित होता है, स्केला हेलमिंथेस। स्केला हेलमिंथेस। ओके। अब आता है सत्य गुहा, यानी जिनमें गुहा होती है। सत्य गुहा, जिनमें गुहा होती है उनको गुह्य कहते हैं। ओके। जिनमें गुहा उपस्थित होती है ऐसे जंतु में गुह्य कहते हैं। ओके। यह आगे चल के कई संघों का निर्माण करता है, इसके अंतर्गत कई संघ आते हैं। ओके। तो हम इसके अंदर के संघ को लेते हैं। ओके। तो चलिए इनके नाम लिख देते हैं संघों के। पहला है एनेलिडा, एनेलिडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है। ओके। ऑर्थोपोडा मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का। ओके। देखिए एकाइनिडा के, एकाइनोडर्म के बारे में एक खास बात बताई हुई है आपके बुक में, और उसमें स्टार लगाया हुआ है कि एकाइनिडा की जो जीवन चक्र की मतलब जो जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार इसको अर्य समित भी कहा जा सकता है या द्विपार्श्व समित भी कहा जा सकता है। ये दोनों में आता है, अर्य और द्विपार्श्व समित। तो याद रखिएगा, यहीं लिख देती हूँ, इसके जीवन चक्र में अर्य या द्विपार्श्व समित दोनों ही अवस्था मिलती है, द्विपार्श्व समिति। ओके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्डेटा, जिसमें आप आते हैं। कॉर्डेटा जिसमें रज्जुकी होती है, इंसान आता है। ओके। और हेमिकॉर्डेटा अर्धरज्जुक, पूरी तरह से रज्जु विकसित नहीं होती, अर्धरज्जुकी है। ओके। तो ये हो गई आपके गुह्य के स्तर पे। अब इसमें अगर लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं प्राणी जगत के अनुसार एनिमेला, जिसमें उत्तक, अंग, अंग तंत्र उपस्थित होते हैं। तो अंग तंत्र और अंग उपस्थित होते हैं द्विपार्श्व समित, जिसमें अगुह्य, गुह्य और अगुह्य, कूटगुह्य और गुह्य में आपके पास संघ कौन कौन से हो जाते हैं। अगुह्य में प्लेटेहेलमिन्थेस, कूट गुहा में स्केला हेलमिन्थेस, और गुह्य जो हो जाती है जिसमें गुहा होती है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके। तो यह जो आपके पास एक, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ये जो लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। और अगर प्रश्न आते हैं तो सीधे पूछा जाता है पॉरीफेरा में किस प्रकार का संगठन स्तर है, निडेरिया में किस प्रकार का संगठन स्तर है, टिनोफोरा में किस प्रकार का संगठन समिति है, प्लेटेहेलमिन्थेस में किस प्रकार की गुहा है, प्लेटेहेलमिन्थेस गुहा के आधार पे कैसी है, स्केला हेलमिन्थेस में किस प्रकार की गुहा है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, ये पाया जाता है समिति के आधार पे, बताइए। ओके। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा टेबल को। ओके। तो अब हम आगे चल रहे हैं प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत। आज हम लेंगे उनके जो ऊपर मैंने पिछली वीडियो में मौलिक लक्षण बताए थे, मौलिक लक्षण के आधार पे आज हम जिसका वर्णन करेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो संघ है पॉरीफेरा। तो हमारा आज का संघ है पॉरीफेरा। ओके। पॉरीफेरा। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉरीफेरा किस जगत में आता है, पहले जगत लिख लीजिए। पॉरीफेरा एनिमेलिया जगत में आता है। संगठन के स्तर पे, संगठन के स्तर पे ये कोशिकीय स्तर का है। दो चीज़ें याद रखिएगा,
संगठन के स्तर पे कोशिकीय स्तर का है। इसको सामान्य भाषा में स्पंज कहते हैं। ये खारे पानी में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है। ओके, समिति के आधार पर लें तो ये असीमित होता है। चूँकि ऊपर मैंने समिति नहीं लिखी, आप वहाँ लिख लीजिएगा, ये असीमित होता है। ओके, ये समिति के आधार पे अगर इसका लिखें तो असीमित, तो इसका नाम इसके लिख सकते हैं। ये जगत कौन सा होगा? जगत एनिमेलिया। संगठन स्तर कौन सा होगा? कोशिकीय स्तर। नेक्स्ट ले समिति के आधार पे तो असीमित। असीमित। ओके, अच्छा, पाया कहाँ जाता है? खारे पानी में। सामान्यतः इसको क्या कहते हैं? स्पंज, क्योंकि इसके शरीर पे छोटे छोटे छेद होते हैं, गुहा होती है। ओके, तो इनके शरीर पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। ओके, जिनको ऑस्टिया कहते हैं। कुछ इस तरीके का होता है। मैं बना देती हूँ एक चित्र। ये देखिए, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, इनकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे शरीर पे जो रंध्र हैं, इनसे जल घुसता है, अंदर जाता है, प्रवेश करता है। तो स्पंजों में जो ये जल परिवहन तथा नाल तंत्र है, ये पाया जाता है। जल, इसका मतलब ये शरीर, इसका शरीर जल अवशोषित करता है, जल को यूज़ करता है, तो जल तंत्र पाया जाता है, नाल तंत्र। तो जल छोटे छोटे जो रंध्र हैं ऑस्टिया से, है ना, शरीर के केंद्र में जाता है और स्पंज गुहा जो होता है उसमें प्रवेश करके ऑस्टिया, ये है ऑस्कुलम, इनके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ा रंध्र होता है ऑस्कुलम, उनसे बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अच्छा, जल परिवहन का ये जो रास्ता है, भोजन जमा करने के लिए, सांस लेने के लिए, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, अच्छा, हमारे मानव में क्या होता है? हर चीज़ के लिए संवेदनाएं होती है। दर्द, भूख, प्यास, ठंड, इनमें होती है तंत्रिका कोशिका? नहीं। लेकिन जब तंत्रिका कोशिका नहीं होती तो यह अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो स्पंज, वापस मैं बता रही हूँ, स्पंज क्या होते हैं? स्पंज यानी पॉरीफेरा को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये बहुकोशिकीय जंतु है। शारीरिक संगठन के स्तर पर देखा जाए तो यह कोशिका स्तर का होता है, बहुकोशिकीय स्तर का, अर्थात उत्तक नहीं होते इनमें। पॉरीफेरा का मतलब ही होता है पोर बियर। पोर बियर का मतलब पोर मतलब छेद, बियर का मतलब होते हैं उपस्थित, तो छिद्रधारी प्राणी। ओके, और इनके शरीर पे मैंने कहा छोटे छोटे क्या उपस्थित होते हैं? ऑस्टिया, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के द्वारा वायु, भोजन, ये सब शरीर में प्रवेश करते हैं और इन्हीं के द्वारा पानी के साथ वापस अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं एक बड़े छिद्र के साथ, जिसको कहते हैं ऑस्कुलम। ओके, तो जल परिवहन और नाल तंत्र इसमें पाया जाता है। ओके, अच्छा, यदि हम इनके कोशिका के स्तर के आधार पर करें तो ये द्विस्तरीय होते हैं। ये प्राणी डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाह्य स्तर और अंदर की अंतःस्तर दो होती है, इनमें दो ही स्तर होती हैं। ओके, इनमें बाह्य संवेदनाओं के लिए कॉलर कोशिका, स्पेशल तरीके की विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, कॉलर कोशिका, जिनको काइनेटोसाइट कहते हैं इंग्लिश में, पाई जाती हैं। इसमें स्पंज गुहा, नाल तंत्र भी उपस्थित होता है। कोशिकाओं में पाचन जो होता है वो अंतराकोशिकीय पाचन होता है, यानी शरीर के अंदर भीतर की तरफ पाचन होता है। ओके, अब अगर इनके शरीर के स्तरों के आधार पर देखा जाए तो शरीर के स्तरों के मध्य कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी हुई कंटिकाएं उपस्थित होती हैं, कांटे जैसी। ओके, और जो स्पंजिन तंतुएं होती हैं, है ना, उनके अंतःकंकाल पाया जाता है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की बनी हुई जो ये अंदर की कांटे होती हैं इनके,
है ना, वही इनके अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। ये कांटें ही अंतःकंकाल होती हैं। ये देखिए एक लिंगी भी हो सकती हैं या द्विलिंगी भी हो सकते हैं। जनन दोनों प्रकार का हो सकता है, अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा। ओके, लेकिन निश्चित जननांग अनुपस्थित होते हैं, जननांग नहीं होंगे इनमें कि ये नर और मादा जननांग। ओके, निषेचन आंतरित होता है और शुक्राणुओं को जल में मुक्त कर दिया जाता है, जिससे वो निषेचन हो जाता है। ओके, लैंगिक या अलैंगिक कैसा करना है, निषेचन उस प्रकार का निषेचन हो जाता है। प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत आज हमने पॉरीफेरा के लक्षण पढ़े। अगले जो संघ हैं उनके लक्षण अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।